जय हिंद साथियों। आज हम लोग भारतीय संविधान के ऊपर बात करेंगे और आप लोग के काफ़ी डिमांड थे कि सर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो एक्सपेक्टेड हैं वो करा दीजिए। और मैं आपको बता दूं कि ये हर एग्ज़ाम के लिए रामबाण होगा, क्योंकि ये पूरे सीरीज में मैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के माध्यम से आपको पूरे संविधान को कवर करने का कोशिश करूँगा। पढ़ने के लिए तो आप कहीं भी पढ़ लेंगे, लेकिन एक शॉर्ट टर्म में रिवीजन करना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन कुछ ही सीरीज में मात्र 100 क्वेश्चन में पूरे संविधान को मैं निपटाने का कोशिश करूँगा। और मैं आपको बता दूं कि नेवी डीएमएम के एग्ज़ाम में लगभग 3 से 4 क्वेश्चन हर शिफ्ट में पूछे गए हैं मिनिमम। हो सकता है आपके एग्ज़ाम में 5 से 6 क्वेश्चन हर शिफ्ट में पूछे लिए जाएं, तो आप पूरे वीडियो में बने रहिएगा। आज पूरे अच्छे से पीडीएफ तैयार किया गया है। अब पहला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान की प्रथम बैठक फर्स्ट मीटिंग ऑफ कंस्टिट्यूएंट असेंबली कब हुआ था। भारतीय संविधान की प्रथम बैठक कब हुआ था? आपको पता है, जब अंग्रेज देश छोड़ने की बात किए तो उन्होंने कहा कि आप एक अपना संविधान बना लीजिए, जो कि एक मतलब नियम कानून का एक कह सकते हैं दस्तावेज होता है। तो ये जो शुरू हुआ था फर्स्ट मीटिंग, वो 9 दिसंबर 1946 को शुरू हुआ था। और इसमें अस्थायी रूप से बुजुर्ग होने के कारण, सबसे जो बूढ़े बुजुर्ग थे वो थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। बुजुर्ग होने के कारण इनको अस्थायी अध्यक्ष चुन लिया गया। और फिर दोबारा 11 दिसंबर 1946 को मीटिंग होता है कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली का, और उनमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को परमानेंट चेयरमैन के रूप में चुन लिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? आप अपने मन में जो है पूरे क्वेश्चन का आंसर करिएगा और इसके बाद कमेंट सेक्शन में हमको बताइएगा कि आपके टोटल मार्क्स जो है कितने आ रहे हैं और कितने सही हुए हैं। ये बहुत ज़रूरी है और काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को शामिल किया गया है। सेकंड क्वेश्चन है, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो अस्थायी अध्यक्ष पूछ रहा है, तो मैं अभी बताया आपको, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, जो कि 9 दिसंबर 1946 को पहला बैठक होता है और उनमें उनमें इनको चुना जाता है टेम्पोररी के रूप में। और बाद में 11 दिसंबर 1946 को भीमराव अंबेडकर को परमानेंट चेयरमैन के रूप में अपॉइंटमेंट कर दिया जाता है, इलेक्ट कर लिया जाता है। 3 नंबर क्वेश्चन है, संविधान सभा में, यहाँ के जगह में होगा, संविधान सभा में अंतिम रूप से संविधान को कब पारित किया गया था? तो पार्शली जो पारित किया गया था, आपको पता है कि 26 नवंबर 1949 को, और पूर्ण रूप से 26 जनवरी 1950 को पारित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रारूप समिति ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष कौन थे? आप आंसर करिए, ड्राफ्टिंग कमेटी का अध्यक्ष कौन थे? तो आपको पता होगा डॉक्टर BR अम्बेडकर, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर थे, जो कि ड्राफ्टिंग कमेटी के, प्रारूप समिति हिंदी में बोलते हैं, इसका अध्यक्ष थे। BN राव, आप बताइए कौन है BN राव? जो BN राव थे वो आपका संविधान सभा में संवैधानिक सलाहकार थे, BN राव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा के अस्थायी सदस्य के किसे बनाया गया था? अस्थाई परमानेंट चेयरमैन। तो आप आंसर दे सकते हैं। आपको नहीं भी पता था तो मैं ऊपर 2 बार बता चुका हूं, तो वहां से आप आंसर दे सकते हैं कि संविधान सभा के अस्थाई परमानेंट चेयरमैन कौन थे। अस्थाई चेयरमैन पूछ रहे हैं कि परमानेंट चेयरमैन जो थे वो कौन थे। आप तो आप आंसर कीजिए। तो इसमें हम लोग देखते हैं कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अस्थाई थे, जो कि 11 दिसंबर 1946 को इलेक्ट किए गए थे। ठीक है। भारतीय संविधान में सबसे बड़ा स्रोत क्या है? भारतीय संविधान का सबसे बड़ा स्रोत क्या है? तो आप इजीली आंसर कर सकते हैं अगर इंडियन पॉलिटी पढ़े हैं तो। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सीरीज है। वीडियो छोड़ के जाने से पहले आप एक बार सोच समझ लीजिए। आपको संविधान का जो मोटा तगड़ा भाग पढ़ना पड़ेगा, उससे अच्छा है आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर लें। यहाँ पे मैं पूरे 100 क्वेश्चन में पूरे संविधान को कवर करने का कोशिश करूँगा, पूरे संविधान को इसमें लाने का कोशिश करूँगा। तो भारतीय संविधान का सबसे बड़ा स्रोत जो था 1935 का भारतीय शासन अधिनियम था। 1935 का भारतीय शासन अधिनियम, आपको मैं बता दूं कि 395 जो अनुच्छेद मतलब आर्टिकल्स थे, उसमें से 250, ठीक है, 250 लगभग हूबहू एडॉप्ट कर लिए गए हैं आपको 1935 के भारतीय शासन अधिनियम से। ठीक है ना। और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारतीय संविधान किस दिन से पूर्णतः लागू हुआ था? यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि पूर्णतः कब लागू हुआ था। तो अभी ही मैं आपको बताया था कि अंतिम रूप से पूछे या पूर्णतः पूछे, वो आपका आंसर होगा 26 जनवरी
1950। लेकिन आपसे पूछे कि पहली बार भारतीय संविधान कब लागू किया गया था, तो 26 नवंबर 1949। 26 नवंबर आपका 1949 आंसर करना होगा। और पूर्णतः पूछे या पूर्ण रूप से पूछे तो आपको 26 जनवरी 1950 करना है। भारत गणतंत्र कब बना, ये तो बच्चा बच्चा बता सकता है कि भारत गणतंत्र कब बना, 15 अगस्त 1947। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग इसमें देखते हैं, भारतीय नागरिकों को प्राप्त मूल अधिकारों की संख्या कितनी है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आपको मूल अधिकारों के साथ साथ आपको बताना है कि कौन कौन सा अधिकार है। आप बताइए कि आंसर इसका क्या होगा। आप अपने मन में आंसर करिए और कमेंट सेक्शन में नीचे बताइए कि आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं। ये बहुत ज़रूरी है। आप किसी भी एग्ज़ाम का तैयारी कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि सिर्फ ये नेवी टीएमएम जो भी मैं क्वेश्चन इसमें शामिल किया हूँ वो आप देख पा रहे होंगे कि ये हर एग्ज़ाम में पूछा जाता है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपका नेवी टीएमएम में ही पूछा जाएगा। तो इसमें टोटल जो है दोस्तों 6 है। टोटल कितना है, 6। इसके बारे में थोड़ा हम लोग और चर्चा कर लेते हैं। जो पहला आपका अधिकार कहता है वो समानता का अधिकार कहता है। आपको याद है तो अगर पढ़े हैं तो बताइए क्या समानता, ठीक है। राइट टू इक्वलिटी कौन कौन से आर्टिकल के तहत आता है, तो ये 14 से 18 के बीच आता है, 14 to 18। और नेक्स्ट आपका है समानता के बाद शोषण के विरुद्ध, ठीक है। शोषण के विरुद्ध आपका आर्टिकल 23 से 24 आता है। नेक्स्ट आपका है स्वतंत्रता, फ्रीडम, राइट टू फ्रीडम है। तो स्वतंत्रता बताइए कितने अनुच्छेद के तहत आता है, आपको 19 से 22। 19 से 22 के तहत स्वतंत्रता आता है। धार्मिक स्वतंत्रता आपका आता है 25 से 28, ठीक है। थोड़ा कलर इसका चेंज कर लेता हूँ मैं। धार्मिक स्वतंत्रता जो है 25 से 28 के बीच आता है। और नेक्स्ट जो बच गया आपका सांस्कृतिक एवं शैक्षणिक स्वतंत्रता जो कि 29 to 30 आता है। और एक और बच गया आपका संवैधानिक जो कि आपका जो 32 में है, जो कि संविधान में किसी भी चीज़ में संशोधन हम लोग कर सकते हैं। तो ये आपका 6 अधिकार था। और नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं हम लोग, भारतीय संविधान के किस भाग को उसकी आत्मा की संज्ञा दी गई है। आपको बताना है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के किस भाग को उसकी आत्मा की संज्ञा दी गई है। यही आपका जो है कि छठा है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के द्वारा ये बताया गया था कि ये जो है संविधान का आत्मा है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार मतलब इसमें मैं आपको बता दूं, जैसे जो भी आपका दिक्कत है, कोई किसी भी तरह का कोई अगर प्रॉब्लम है, आपको लगता है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में किसी तरह का प्रॉब्लम है, तो यहाँ पे आपको रिसॉल्व किया जाएगा और तो उसके लिए आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11 नंबर जो कि 10 लिखा गया है, संविधान सभा के राष्ट्रगान को कब स्वीकार किया गया था। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, एनटीपीसी में बहुत बार पूछा गया है एनटीपीसी में। तो आप बताइए कि सही जवाब क्या होगा आपका। आप सोचिए क्या होगा सही जवाब इसका। एनटीपीसी रेलवे में बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये 24 जनवरी 1950 को एडॉप्ट किया गया था नेशनल एंथम। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस अनुच्छेद के द्वारा 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए शिक्षा का अधिकार, राइट टू एजुकेशन, मूल अधिकार माना गया है। आपको मैं पहले ही बताया था कि राइट टू एजुकेशन जो है सांस्कृतिक एवं शैक्षणिक अधिकार में आ जाता है, जो कि 29 to 30 आर्टिकल के तहत आता है। तो आपको इसमें बताना है कि किस अनुच्छेद के तहत आपका जो है, नहीं ये स्वतंत्रता में आपका आ जाएगा, सॉरी। और ये जो आपका आ जाएगा 12 नंबर का आंसर, सही आंसर दीजिए आप 21 के ए, जो वहाँ पे स्वतंत्रता है उसमें आ जाएगा, जो कि स्वतंत्रता राइट टू फ्रीडम 19 से 22 आर्टिकल के तहत आता है, उसी में 21 ए भी जोड़ा गया है, ठीक है। और आप में इसमें जो है फ्रीडम एंड फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन, ये संविधान में वर्ड लिखा गया है। 21 के तहत जो आपका संविधान में वर्णन किया गया है, एक्सप्लेन किया गया है, फ्री एंड कंपलसरी टू ऑल चिल्ड्रन एजुकेशन के लिए, ठीक है। नेक्स्ट आपको आते हैं हम लोग, संपत्ति के अधिकार को किस संविधान संशोधन के द्वारा हटा दिया गया था, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार ये एग्जाम में पूछा गया है। संपत्ति का अधिकार को किस संविधान संशोधन के द्वारा हटाया गया था। आप सही आंसर दीजिए इसका। आपका सही आंसर हो जाएगा ये ए 44 कॉन्स्टिट्यूशन जो इंडिया में हुआ था,
ये कब हुआ था भाई लोग, आंसर दीजिए। 1978 में हुआ था। और ये आपका जो था ये आपका 7वां मौलिक अधिकार था जो कि हटा दिया गया और हटा के आपको जोड़ा गया। पहले तो आप ये बताइए कि ये जो संपत्ति का अधिकार था पहले इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जब मूल अधिकार हुआ करता था तो ये किस अनुच्छेद में आया करता था, किस आर्टिकल के अंडर आया करता था। तो ये आया करता था आपका 31, जो कि अब यहाँ से हटा के इसको मौलिक अधिकार से हटा के आपको 300A में जोड़ा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूल अधिकारों का रक्षक किसे कहा जाता है? फंडामेंटल राइट्स प्रोटेक्टर किसे कहा जाता है? तो ये सर्वोच्च न्यायालय को कहा जाता है और उच्च न्यायालय को भी कहा जाता है। जैसे राज्य में आप पहले तो उच्च न्यायालय के ही पास न जाएंगे, फिर इसके बाद आप सर्वोच्च न्यायालय के पास जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 15 है, संविधान के मूल्य कर्तव्य फंडामेंटल ड्यूटीज को शामिल करने की प्रेरणा किस देश के संविधान से दिया गया है? नेवी TMM वाले अगर भाई लोग देख रहे होंगे तो मैं ये बता दूं कि जो हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूएंसी का जो स्रोत है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, वो हमेशा पूछा गया है कि कौन कौन से देश से अडॉप्ट किया गया है। हर शिफ्ट में आपका पूछा गया है एक क्वेश्चन कि कहाँ से लिया गया है, ठीक है। तो आप इसमें बताना है कि फंडामेंटल ड्यूटी, तो ड्यूटी का अगर बात आएगा, कर्तव्य का बात आएगा तो रूस हम लोग को जाना है, ठीक है। कहाँ जाना है कर्तव्य के लिए? रूस। लेकिन अधिकार का जब बात आएगा तो USA जाना है, फंडामेंटल राइट का बात आएगा तो, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 16 नंबर, लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा वेलफेयर स्टेट इन इंडिया किस में निहित है? अच्छा क्वेश्चन है, आप बताइए कि इसमें ये जो है किस में निहित है। तो ये आपका जो है DPSP आप पढ़े होंगे, DPSP राज्य के नीति निर्देशक तत्व, ये जो है लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा DPSP में निहित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, संविधान का आर्टिकल 14 राज्य को निर्देश देता है कि, आर्टिकल 14 जो है ये ग्राम पंचायतों का गठन से है, आपका C नंबर हो जाएगा, सीधा सीधा आपको रट लेना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान में मूल कर्तव्यों को किस समिति की अनुशंसा के आधार पर शामिल किया गया था? आपको बताना है कि संविधान में मूल कर्तव्यों को, जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ ऊपर में हम लोग जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ जो हम लोग देख रहे थे, एक सेकेंड, फंडामेंटल ड्यूटीज़ जो हम लोग ऊपर में देखे कि रसिया से लिया गया है, USSR से, वो बताना है कि मूल्य कर्तव्य जो है वो किस समिति के अनुशंसा पे हमारे संविधान में शामिल किया था। तो स्वर्णसी समिति के आधार पे फंडामेंटल ड्यूटीज़ को शामिल किया गया था। और ये कब किया गया था दोस्तों? तो ये 42वां संविधान संशोधन, बताइए 42वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 1976 में। और संपत्ति वाला हम लोग कब पढ़े? 44वां संविधान संशोधन 1978 में। तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारतीय संघ की शक्ति किस में निहित होता है? भारतीय संघ की शक्ति मतलब संघ का मतलब आपको केंद्र यहाँ पे आप कह सकते हैं। तो बताइए, संघ की शक्ति तो सांसद में निहित होता है, और सांसद के साथ साथ पूरा अगर आंसर आप सही देना चाहते हैं तो सांसद एवं विधानमंडल, ठीक है, विधानमंडल में निहित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति के कार्यकाल की अवधि कितनी होती है? आप बताइए इसका आंसर क्या होगा। और उससे भी पहले ये बताइए कि ये जो है राष्ट्रपति के कार्यकाल की अवधि ये किस आर्टिकल में निहित है? तो 5 वर्षों के लिए होता है, सबको जानते हैं, और ये आर्टिकल 56A में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निर्विरोध चुने जाने वाले राष्ट्रपति, ठीक है, बताइए कौन है निर्विरोध, जिनके अगेंस्ट कोई भी कैंडिडेट खड़ा नहीं हुआ और वो निर्विरोध जीत गए? तो वो हैं भैया नीलम संजीव रेड्डी। 21 का B आंसर आपका हो जाएगा। आज PDF से आप लोग शायद संतुष्ट होंगे और काफ़ी मेहनत किया गया है, इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है प्लीज़ वीडियो को अगर लाइक नहीं किए हैं अभी तक तो लाइक करिए। और एक बंदा है जो कि वीडियो आते आते ही वो डिसलाइक करता है, मात्र एक ही डिसलाइक उसका वीडियो पे रहता है और बाकी तो लाइक आते ही हैं। आप लोग का जो सपोर्ट रहा 2 क्लास में, मैं वो ऐसे ही डाला था उसको ट्रायल के लिए, लेकिन आप लोग का काफ़ी अच्छा सपोर्ट रहा, इसलिए प्लीज़ इस वीडियो को भी काफ़ी प्यार दें आप लोग। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय पद के चुनाव के लिए कौन कौन सी विधि अपनाई जाती है?
ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, आप इसका सही आंसर दीजिए। क्या होगा? तो एकल संक्रमणीय मेथड जो है अपनाया जाता है। पहले तो मैं आपको बता दूं कि ये बैलेट पेपर पे चुनाव कराए जाते हैं। ठीक है, बैलेट पेपर पे चुनाव कराए जाते हैं और इसमें आपको जो है सिंगल, इसको क्या बोलते हैं? एसटीवी बोलते हैं, याद रखिएगा। शॉर्ट में आपको दे सकता है यहाँ पे एसटीवी लिख के, तो आपको यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है। सिंगल ट्रांसफरेबल वोट होता है इसका, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट होता है इसका एसटीवी। तो एकल संक्रमणीय के जगह पे एसटीवी आपको देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संसद के ऊपरी सदन को क्या कहा जाता है? ठीक है, अपर हाउस ऑफ इंडियन पार्लियामेंट किसे कहा जाता है? तो ये राज्यसभा को कहा जाता है। कार्यकाल आप बता सकते हैं इसका कितना होता है? राज्यसभा का कार्यकाल होता है 6 वर्ष। और इससे भी पहले मैं आपको बता दूं, एक ट्रिक आप याद रखिए, सरला क्या है भाई? तो सरला सांसद जो है 79 आर्टिकल के तहत आता है और राज्यसभा जो है 80 आर्टिकल के तहत, और लास्ट लोकसभा आपका 81 के तहत आता है। तो सरला ये याद रखें। अपर हाउस किसको कहेंगे? राज्यसभा को कहेंगे। और आपका 24 क्वेश्चन है, राष्ट्रपति राज्यसभा के कितने पदों को मनोनीत कर सकता है या करता है? आपको बताना है कि पहले तो ये बताइए कि हाउ मेनी टोटल सीट्स इन राज्यसभा? तो 250 होते हैं, जिसमें से आपका 238 इलेक्ट होके आते हैं हर वेरियस इंडियन कॉन्स्टिट्यूएंसी सीट से, और 12 जो हैं अन्य फील्ड से, जैसे गेम हो गया। ठीक है, बॉलीवुड से भी कुछ लोगों को लाया गया है गेम से, जैसे सचिन तेंदुलकर, और भी बहुत तरह के फील्ड हैं जहां से इनको अडॉप्ट किया जाता है और मनोनीत किया जाता है। तो सही आंसर आपका A12 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? तो ये तो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। आप बताइए, प्रधानमंत्री की नियुक्ति जो है कौन करता है? तो राष्ट्रपति करता है। और लास्ट क्वेश्चन है आपके लिए, ज़रूर आंसर करें अगर आप देख रहे होंगे। जो भी भाई लास्ट तक इस सीरीज को देखा होगा, ये कमेंट सेक्शन में ज़रूर आंसर करना। ठीक है, तुम्हारी गर्लफ्रेंड की कसम है। 26 नंबर क्वेश्चन है, किसी विधेयक को धन विधेयक के रूप में कौन प्रमाणित करता है? कमेंट योर आंसर इन कमेंट बॉक्स। एंड हाउ मेनी क्वेश्चन, आप कितने क्वेश्चन कर पाए हो सही आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताओ कि मैं कितना कर पाया हूँ। ठीक है, इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद। और ये सीरीज़ अगर जारी रखना है दोस्तों तो प्लीज़ सपोर्ट करिए। ऐसा नहीं है कि ये नेवी के ही लिए है, तो आप वीडियो को बहुत से ज़्यादा शेयर करिए और लोगों से चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए भी बोलिए, अगर आपको इसमें मेरी मेहनत झलकती है तो। और इसका जो है टेलीग्राम पे आपको PDF अवेलेबल हो जाएगा। तो इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद, जय हिंद।